पीएम मोदी के आगे एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। मोदी विरोध के चक्कर में अक्सर विपक्ष के लोग भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बुधवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को स्थिति की जानकारी देना और एक साझा रणनीति पर चर्चा करना था। कांग्रेस की ओर से तारिक अहमद और मुकुल वासनिक शामिल हुए, जबकि जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा बैठक में पहुंचे। वही खबर के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बैठक से दूरी बनाई। वही राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले लोकसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो केरलम जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। हालांकि बाद में ये खबर आई कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, इसलिए राहुल गांधी ने केरलम का अपना दौरा रद्द कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान युद्ध को लेकर जारी संकट के लिए राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सरकार की विदेश नीति को फेल बता रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो राहुल गांधी ने कह दिया कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। दर्शकों, राहुल गांधी सरकार के विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक में जाकर सुझाव देने की बारी आई तो क्यों वो गायब हो गए। दर्शकों, राहुल गांधी के पास कोई विजन ही नहीं है। वो सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में ईरान के पक्ष में खड़े हैं ताकि उनका वोट बैंक नाराज न हो सके। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति तुष्टीकरण की वजह से तय नहीं होती है, देश हित में तय होती है। इजराइल ने हमेशा खुलकर भारत का साथ दिया है, ऐसे में क्यों भारत इजराइल से दोस्ती तोड़ दे, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं बैठक से पहले पीएम मोदी ने संसद में कहा कि देश को हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और मांग की कि सिर्फ बैठक ही नहीं बल्कि संसद में विस्तार से बहस होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने बैठक में शामिल न होने का फैसला लिया और सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। साथ ही कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार के ईरान के साथ संबंधों और एलपीजी संकट को लेकर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने इस समय राष्ट्रीय एकता की जरूरत पर जोर दिया। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि इस संकट की घड़ी में पीएम मोदी सही फैसले ले रहे हैं और आप दर्शकों को पीएम मोदी पर भरोसा है तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एकजुट होकर पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, एक खबर आई थी कि ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध को खत्म करने में पाकिस्तान मदद करेगा। पाकिस्तान में ईरान युद्ध को लेकर बैठक होगी जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा। वहीं इस खबर के आते ही कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साधने लगी। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध के समय पाकिस्तान एक अहम देश बनकर सामने आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत कहां है। ये कहते हुए कांग्रेस नेता सरकार से सवाल करती हैं कि इतने बड़े और अहम फैसलों में हमारी भागीदारी क्यों नहीं दिख रही। अगर ये हमारी विदेश नीति की बड़ी नाकामी नहीं है तो फिर क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने ईरान युद्ध को लेकर सरकार से सवाल करते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में सरकार से सवाल करना तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाकर सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की राजनीति की पोल खोल कर रख दी। सुप्रिया श्रीनेत ने भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान जैसा देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में मदद कर रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश इस समय ईरान से जुड़े ट्रंप के संकट में अहम देश बनकर सामने आ रहा है, लेकिन इन सब में भारत कहां है। इतने बड़े और अहम फैसले में हमारी भागीदारी क्यों नहीं दिख रही। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान शांति का नया दूत बना हुआ है। शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने का दावा कर रहे हैं। शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो रही है और शहबाज शरीफ के न्योते को ट्रंप रीट्वीट कर रहे हैं। बस यही सब दिन देखना बाकी रह गया था, लेकिन पाक का सीज फायर प्लान ईरान ने खारिज कर दिया। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर की कोशिशों को मजाक बताया है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने बुधवार को अमेरिका के सीज फायर के दावे को लेकर कहा कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। ईरानी सेना के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फघारी ने ये बयान सरकारी टीवी पर प्रसारित एक रिकॉर्डेड वीडियो में दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस ताकत की बात कर रहे थे वो अब नाकामी में बदल गई है। आप खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, लेकिन अगर ये ताकत आपके पास होती तो अब तक इस हालात से बेहतर निकल चुके होते। अपनी हार को समझौता का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है।
दर्शकों, कांग्रेस के लोगों ने पहले ही पाकिस्तान को चौधरी घोषित कर दिया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान का विश्व पटल पर चौधरी बनना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कहां भारत और कहां पाकिस्तान, कोई तुलना नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने सीज फायर को लेकर नकारा है और ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है और बता दिया है कि सीज फायर को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही पाकिस्तान कोई मध्यस्थता कर रहा है, इससे कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है कि जल्दबाजी में मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में वो पाकिस्तान को चौधरी न बनाए। वहीं शहबाज शरीफ के ईरान अमेरिका के बीच वार्ता की पेशकश वाले बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी माने जाने वाली लौरा लुमर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। वहीं पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रजा अमीरी मोहद्दम ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान से आई इस खबर से एक बार फिर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने सिब्बल के एक कमेंट पर दो टूक कहा है कि ये कहकर हमें नाराज न करे कि हम गुस्से में हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को बेंच और सीएम ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई, जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी की बेंच ने ये पूछा कि ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज कर सकती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बेंच पहले से ही दोषी मान रही है। उन्होंने कहा कि ये मत कहिए, ये एक तथ्य है, ये सिर्फ एक आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों की अभी जांच होनी बाकी है। बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि वो कुछ भी नहीं मान रही। पीठ ने आगे कहा कि ये एक आरोप है, हर आरोप कुछ तथ्यों पर आधारित होता है। अगर तथ्य नहीं है तो जांच की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कपिल सिब्बल ने बेंच से नाराज न होने का आग्रह किया। वहीं अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि बेंच नाराज है। वहीं पीठ ने कपिल सिब्बल से ये कहा है कि यह कहकर हमें नाराज न करे कि हम गुस्से में हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी और उसके अधिकारियों की ओर से राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 जनवरी को कोलकाता में कई स्थानों पर राजनीतिक परामर्श फर्म आईपीएससी का कार्यालय भी इसमें शामिल था। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों को कथित तौर पर बाधा पहुंचाने के आरोप में सीबीआई जांच की मांग की गई। दरअसल ये पूरा मामला आईपैक पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की ओर से कथित तौर पर बाधा डालने जाने का घटनाक्रम सामने आया था। इसी को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसकी स्वीकार्यता पर आपत्ति जताने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ की और जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के मौलिक अधिकारों के बारे में सवाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में याचिकाएं दायर कर ये जानने का आग्रह किया है कि क्या वे केवल एजेंसी के अधिकारी होने के कारण भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी की उस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 8 जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के कार्यालय की तलाशी के दौरान ममता बनर्जी और राज्य के अन्य अधिकारियों ने बाधा डाली थी। ये छापेमारी धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी की पीठ से कपिल सिब्बल ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत में याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सिब्बल ने कहा कि किसी वैधानिक कर्तव्य के पालन में कोई भी बाधा डालना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। वहीं जस्टिस मिश्रा ने टिप्पणी की है कि यदि मुख्यमंत्री ईडी की जांच में हस्तक्षेप करते हैं और कोई अपराध करते हैं तो ईडी के लिए आपके विचार से उपाय ये है कि वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पास जाए और उन्हें इसकी जानकारी दे और समाधान मांगे। इस सवाल का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा है कि पीठ ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई अपराध किया है। तो देखा आपने कैसे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में घिर गए हैं। दर्शकों, केंद्र सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को उसके ऐतिहासिक 24 अकबर रोड स्थित दफ्तर शनिवार तक खाली करने को कहा है। यह कदम आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं कांग्रेस फिलहाल इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने कांग्रेस को 24 अकबर रोड स्थित अपने पुराने मुख्यालय को खाली करने का निर्देश दिया है। यह दफ्तर करीब 48 साल तक कांग्रेस का मुख्यालय रहा। हालांकि पार्टी ने पिछले साल कोटला मार्ग पर बने अपने नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन कर दिया था, लेकिन अब तक अकबर रोड स्थित दफ्तर पूरी तरह खाली नहीं कराया गया और वहां भी गतिविधियां जारी है। साथ ही कांग्रेस को 5 रायसेन रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर भी खाली करने को कहा गया है।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस मामले में राहत पाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। जब सोनिया गांधी ने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया था, तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि 24 अकबर रोड से उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। इस बंगले का सबसे अहम दौर 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ। 1977 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट को काम करने के लिए जगह की जरूरत पड़ी। राज्यसभा सांसद जी वेंकट स्वामी ने अपना अकबर रोड स्थित बंगला उन्हें दिया। यहीं से कांग्रेस की वापसी की कहानी शुरू हुई। ये दफ्तर राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल तक कांग्रेस का मुख्यालय बना रहा। बाद में पार्टी ने जरूरत के हिसाब से इसे विस्तारित किया, जब तक कि उसे नया मुख्यालय नहीं मिल गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी रेड्डी ने बुधवार को आखिरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे इस पुरानी पार्टी के साथ उनका 42 साल का जुड़ाव खत्म हो गया। हालांकि उन्होंने ये घोषणा नहीं की है कि वो किस राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। उनके समर्थकों ने कहा है कि भविष्य की योजना पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने जंगतियाल में अपने मुख्य समर्थकों और अनुयायियों के साथ बैठक करने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की और कहा कि अब वह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तब के मुख्यमंत्रियों टीडीपी के ए चंद्रबाबू नायडू और बीआरएस के चंद्रशेखर राव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व की इस बात के लिए आलोचना की कि वे दल बदल को बढ़ावा दे रहे हैं और संजय कुमार को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वहीं असम में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 मार्च 2026 को उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। वहीं अगले ही दिन 24 मार्च 2026 को नामांकन पत्रों की जांच हुई। वहीं जांच में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया। वहीं इन 3 उम्मीदवारों में से एक सीट जालुकबारी है, जहां से खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन रद्द करने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों में धकुआ खाना सीट से आनंद नराह, हाफलोंग सीट से निर्मल लांगथासा और जालुकबारी सीट से विदिशा न्योर शामिल हैं। इसको मिलाकर 18 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए गए। नामांकन रद्द होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को हर तरफ से झटका लग रहा है। असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए कंफर्टेबल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। यही वजह है कि चुनावी माहौल को भांपते हुए असम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इनमें पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बरदोलोई भी शामिल हैं। दर्शकों, दिल्ली में जब केजरीवाल सीएम थे तब वो कहते थे कि पीएम मोदी उन्हें इस जंग में कभी भी हरा नहीं सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली से सफाया हुआ ही, साथ ही केजरीवाल खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन अब केजरीवाल फिर दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है, उनका साम्राज्य जाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की किताब लॉन्च के दौरान दिल्ली में कही। इस दौरान दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे। लेकिन दर्शकों, देश देख चुका है कि केजरीवाल दिल्ली को लेकर भी काफी आश्वस्त थे कि आपकी आंधी चल रही है, लेकिन खुद चुनाव हार गए। वहीं दिल्ली विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी शीश महल के रेनोवेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर कुल 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो तय अनुमानित लागत से 342% अधिक था। बता दें कि कैग की यह रिपोर्ट 2022 की है, जिसे पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा के पटल पर नहीं रखा था, लेकिन दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में इसे पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगले के रिनोवेशन पर कुल खर्च में से 18.88 करोड़ हाई क्वालिटी आर्टिजन, एंटीक और डेकोरेटिव आइटम पर खर्च किए गए। अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे, जो राजनीतिक विवाद का केंद्र बना था। बीजेपी ने इसे शीश महल करार देते हुए आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बनते थे, उन्होंने करोड़ों रुपए सिर्फ डेकोरेटिव आइटम पर खर्च कर दिए। वहीं फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी
ये प्रमुख मुद्दा रहा। इस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता से बाहर कर दिया। कैग रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कई चरणों में सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके लिए पर्याप्त कारण दर्ज नहीं थे। कैग रिपोर्ट में बंगले के रिनोवेशन के लिए ठेकेदारों के चयन में भी पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इस रिनोवेशन प्रोजेक्ट के दौरान काम के दायरे में बड़े बदलाव किए गए और कई अतिरिक्त काम जोड़े गए, जिन पर 18.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन खर्चों का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं बताया गया। वहीं लागत बढ़ने के कारण प्रारंभिक अनुमान को 4 बार संशोधित किया गया। बाद में 25.80 करोड़ के काम बिना नई निविदा प्रक्रिया अपनाए उसी ठेकेदार से कराए गए, जिससे प्रतिस्पर्धी दरों की संभावना खत्म हो गई। वहीं एक अन्य मामले में 9.34 करोड़ के संशोधित अनुमान को काम पूरा होने के 2 महीने बाद मंजूरी दी गई। इससे बिना अनुमति के सरकारी खजाने से खर्च की स्थिति बनी। वहीं दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने फांसी घर मामले में अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट सदन में पेश की है। समिति ने 2 बार बैठकों में अनुपस्थित रहने और उचित स्पष्टीकरण न देने पर अरविंद केजरीवाल सहित आप के 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला का नाम शामिल है। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल और आपके नेता चौतरफा घिर गए हैं। वहीं राहुल गांधी की ही तरह अरविंद केजरीवाल भी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीत रही है। लेकिन सवाल है कि अगर केजरीवाल के पास सबूत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। कोर्ट जाने की जगह वो सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वो वोट चोरी पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें